Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Regulatory Body Platform powered by अभिमन्यु IAS। और आज हम लोग इस सेशन के अंदर ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है दैट इज जनरल साइंस, उसके MCQs लेकर आ रहे हैं। सो आई होप आप इस सेशन को देखेंगे और एक मेक श्योर कीजिएगा हर सवाल को देखने के बाद उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। बट इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दैट ESIC का डेप्यूटी डायरेक्टर का कंप्लीट कोर्स जो है हमारे अभिपीडिया पोर्टल के अंदर है। आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को क्लिक करके आप जा सकते हैं और वहाँ से ESIC का कंप्लीट कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो ये भी याद रखिएगा कि जो इस लेक्चर की वीडियो PDF है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ही वहाँ पे एक ऑप्शन होगा टू गेट योर PDF, और उसको क्लिक करके आप आराम से इस PDF को ले सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं। और जब भी आपका रिवीजन का टाइम आएगा तो बस PDF को खोल के आपने देखना है कि ये सवाल है जो मेरे को समझने हैं, करने हैं, राइट। तो इतना आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। जो पहला सवाल है उसके ऊपर चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। Okay, so the first question is, चलिए, okay, the process of electroplating using the phenomena of electrolysis is primarily based on, so जो process है electroplating का यूजिंग द फिनोमेना इलेक्ट्रोलाइसिस, वो इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमेना किसके ऊपर बेसिस है, किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने आंसर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका आंसर जरूर दीजिए कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस होता है जो यूज करता है इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमेना को, वो प्राइमरली बेस्ड किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमेना, ठीक है। सो आंसर दीजिएगा। यू हैव 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर कीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। यस, और आप ये भी मेक श्योर कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द आएगा। और UPSC ने अभी तक कुछ भी कैंसिल आउट तो किया ही नहीं है, ऑब्वियस सी चीज़ है। सो आप इतना मेक श्योर कीजिए कि ये एग्ज़ाम के बारे में आप जल्दी कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर देखेंगे। अभी का अपडेट ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज़ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है बेसिस है फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, अंडरस्टैंड? तो इतना ध्यान रखिएगा। लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन। देखिए, आपको पता है हीटिंग इफेक्ट क्या होता है करंट का। हीटिंग इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं करंट के। जैसे आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, प्रेस जो आयरन होती है जिससे कपड़े प्रेस किए जाते हैं, तो वो भी एक एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा कौन सा है? जैसे आपने देखा होगा बल्ब, ठीक है। सो बल्ब जो है जब उसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो वो जो फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर वो क्या हो जाता है? वो हीट अप हो जाता है, और वो हीट अप हो जाता है टू अ हाई टेम्परेचर, और इस वजह से वो ग्लो करना शुरू कर देता है। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बट अब हम लोग बात करते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की। जैसे कि कोई भी मेटल होता है उसको मेल्ट किया जाता है और उसके बाद उसको कोट किया जाता है दूसरे मटेरियल के साथ, है ना? ये आपने देखा होगा। क्यों किया जाता है उसको दूसरे मटेरियल के साथ कोट? जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का कोटिंग कर दिया जाता है ना? तो इसीलिए किया जाता है ताकि कोरोजन का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, उसमें जंग ना लगे, ठीक है, कोरोजन ना हो। और यही जो होता है दैट इज कॉल्ड, वी कॉल इट एज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अंडरस्टैंड? तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, बहुत एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, प्रैक्टिकल लाइफ से एसोसिएटेड है। जब भी when soggy biscuits are kept inside the fridge for some time, when soggy biscuits are kept inside the fridge for some time, they become crisp because, what is the reason? A, cooling releases the extra moisture. B, humidity inside the fridge is low and extra moisture is absorbed.
C, humidity inside the fridge is high and extra moisture is absorbed. And D, pressure inside the fridge is high and helps in releasing extra moisture. Now you have to tell me what exactly the answer. What should be the answer? ठीक है, आपने खुद भी देखा होगा कि जो बिस्किट होता है थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर बिस्किट में ज़्यादा आ जाए तो वो बहुत सॉफ्ट टाइप बन जाता है बिस्किट। तो उसको अगर हम लोग फ्रिज के अंदर रख देंगे तो वो अगेन क्रिस्प बन जाएगा, क्रिस्प हो जाता है। इसका क्या रीज़न है, जल्दी बताइएगा। ओके, नाउ देखिए, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल कि ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज जो होता है वो लो होती है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रिज, इसी वजह से वो जो बिस्किट होता है वो क्रिस्प बन जाता है। तो बिस्किट के अंदर जो भी ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, राइट। तो इसीलिए वो इस तरीके से क्रिस्प बन जाता है। सो ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज लो एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब, बिकॉज ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज जो होती है वो बहुत होती है कम, और यही जो डेफिनेट एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आई होप आपका ये सवाल सही हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, ठीक है। they are the electromagnetic waves, they have very short wavelength, they are electromagnetic waves, they have very short wavelength, they are made of highly energetic charged particles, they originated from the sun। ठीक है, सो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। हम लोग आगे की स्लाइड के अंदर कॉस्मिक रेज के पूरी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मेरे को आंसर चाहिए आप सभी से। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है। और मेक श्योर टू लाइक द सेशन, ठीक है। Yes. हाँ, तो what we are supposed to answer this question, क्या गलत हो सकता है? देखिए, they are electromagnetic waves, absolutely correct. They are highly energetic, yes. They originate from the sun, yes. They have the short wavelength, ये ऐसा गलत है, ठीक है। They have short wavelength, नहीं, they have very short wavelength, wrong statement, right? चलो, कॉस्मिक रेज हैव वेरी हाई वेवलेंथ, बहुत ज़्यादा बड़ी बहुत ज़्यादा हाई वेवलेंथ होती है, और ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट के लगभग लगभग इनकी स्पीड रहती है स्पेस के अंदर, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इन कॉस्मिक वेव्स की, तो कॉस्मिक वेव्स आपको अबंडेंस में दिखेंगी स्पेस के अंदर, और स्पेस में इनकी जो स्पीड होती है, ट्रैवल करते हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट सवाल भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। इन दी कोल्ड वेदर aquatic animals survive even when water to the top layer of the lakes freezes into the ice, ठीक है। सो एक्वेटिक एनिमल्स आपने देखे होंगे कोल्ड पोलर रीजन्स के अंदर, या बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे फ्रिजिड जोन होता है, जैसे अपर रीजन्स होते हैं, वहाँ पे आपको देखेगा कि लेक का ऊपरी परत जो है वो फ्रीज हो चुकी है, वो बर्फ़ हो चुकी है, और अंदर जो है वो वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, राइट, ठीक है। दे कैन ब्रीथ इन वाटर, हाँ, तो उसमें इतना जो जो इनका बॉटम लेयर होता है या मिड लेयर होती है, वो वहाँ पे जो है वहाँ पे आइस नहीं जमी होती है, ठीक है। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो इस ठंडे वातावरण में भी दे आर एबल टू सर्वाइव इट, ठीक है, right? So they can breathe in ice, they have enough of accumulated oxygen inside them, their body structure is such that they can survive without oxygen, and water has highest density of 4 degrees Celsius, so underneath the top layer of ice there is a layer of water, ठीक है। सो आंसर दीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल तो सवाल नहीं है, तो आंसर तो सबका बनेगा यहाँ पे। हाँ जी,
सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी ऑप्शन, बिकॉज वाटर एक ना यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, एग्जिबिट करता है कि विद द इंक्रीज इन डेंसिटी, जैसे जैसे जो आप देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी घटती जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी बढ़ती है 0 से 4 डिग्री तक। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है 0 से 4 डिग्री तक। वैसे जनरली जो फिनोमेना देखा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, राइट, कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा डेंसिटी वैसे वैसे कम होती जाती है, ठीक है, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होती है वो हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है, सब्सटेंसेस के अंदर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन वाटर एक यूनिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, दैट कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ रही है। लेकिन जैसे 4 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करके 5 में पहुंचा, 6 में पहुंचा, तो डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने पे, राइट। सो वाटर हैज अ हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, और टॉप लेयर जो होती है वो देर इज अ लेयर, टॉप लेयर के नीचे भी लेयर होती है जो कि वाटर की होती है, इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल है वो सरवाइव कर पाते हैं, राइट। चलिए इसका देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए इस तरीके से होता है। इसका जो ये वाली लेयर होती है वो फ्रीज्ड होती है, राइट। ये वाली लेयर क्या होती है? फ्रीज्ड होती है। लेकिन यहाँ पे सर्वाइवल इनका इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इनफ ऑक्सीजन होता है, वाटर ऑक्सीजन होता ही होता है। और सेकंड चीज ये है, ये यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ज़्यादा कंपैरेटिवली इसके देखा जाए तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, दैट्स वाई दे आर एबल टू सर्वाइव। और साथ ही साथ एक रीज़न ये भी है कि आइस इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट डज नॉट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द वाटर, ठीक है। तो एकदम से वो हीट एनर्जी पानी से खींच नहीं लेगा, उसके पास रिटेन रहेगी, ठीक है। सो इससे क्या होता है, इससे पानी जो है वो फ्रीज होने से बचा रहता है। इसीलिए जो एक्वेटिक क्रिएचर्स होते हैं दे आर सर्वाइव इन सच प्लेसेस वेरी वेल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूवी रेडिएशन के ऊपर। सवाल है व्हाट इज द रोल ऑफ यूवी, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इन द वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। First is it inactivates or kill the harmful microorganism in water. It removes all the undesirable odors from the water. It quickens the sedimentation of solid particles and improves the clarity of water. So what do you think that what is the role of ultraviolet radiations in the water purification system? ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है पढ़ने के लिए, बट आसान है समझने के लिए। आपने मुझे एक आंसर देना है फटाफट। यू हैव 10 to 15 seconds to answer this question. Yes. Yes. जल्दी बताइएगा। ओके, सो देखिए जहाँ तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का काम है वाटर प्यूरिफिकेशन में, तो यहाँ पे आप देखोगे इट रिमूव्स ऑल द अनडिजायरेबल ऑर्डर्स। ऑर्डर्स जो हैं उनको रिमूव करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर काम नहीं करता। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बहुत ऑर्गेनिज्म एट अ माइक्रो लेवल, उनको इनएक्टिवेट्स या किल कर दिया जाता है वाटर के अंदर बाय यूवी रेडिएशंस के थ्रू, राइट। और इट क्विकन्स द सेडिमेंटेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इन द वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज एब्सोल्यूट करेक्ट। अंडरस्टैंड? तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो यूवी रेज जो होंगी वो क्या करती हैं, जो हार्मफुल पैथोजेंस है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या कर देती हैं, उनको खत्म कर देती हैं, राइट। और इससे क्या होता है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता है, ठीक है, जो कोई बीमारी नहीं होती है। इस तरीके से ये सारी चीजें डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है बैक्टीरिया को फ्रॉम द वाटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट वॉज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? तो कौन से एलिमेंट है जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? इज इट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, है ना? सेकेंड इज ऑक्सीजन, सेकेंड इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड पोटेशियम, फॉस्फोरस, एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम. सो यू हैव टू आंसर इट वेरी वेल. ठीक है, आंसर कीजिएगा. हाँ जी. So what are the primary or the fundamental elements for the origin of life on earth? For the origin of life on earth. Now it is कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, दीज आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स. ये क्वेश्चन आया था हमारे एक सीडीएस का एग्जाम होता है यूपीएससी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. सेम सवाल था, इसीलिए मैंने दोबारा से सवाल पूछा आपसे कि रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, कार्बन, हाइड्रोजन जो होता है दे बिकम हाइड्रोकार्बन्स. ये दोनों मिलके हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं और उससे आगे और मिलके चेन्स बनती है जो हर सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, एसेंशियल कंपोनेंट होता है, राइट. और इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. ये आगे जाके अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, जो कि अमाइनो एसिड्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के. अंडरस्टैंड? तो इसको भी ध्यान से देखिएगा, राइट. अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following can be used for controlling the gaseous pollutant? Now this is NCERT class 12th का ये सवाल है केमिस्ट्री का. ठीक है, 9th-10th में तो नहीं मिलेगा. तो ये जो, क्योंकि टर्म्स जो है, ये जो ऑप्शंस हैं, ये वो उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी में. बट हमें ऑप्शंस को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ इतना समझना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर कंट्रोलिंग द गैसियस पॉल्यूशन. तो पॉल्यूटेंट्स, एरेस्टर हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, इंसिनरेशन हो गया, या नन ऑफ द अबव हो गया. ठीक है, गैसियस पॉल्यूटेंट. जल्दी आंसर दीजिएगा. यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. यस, जल्दी आंसर दीजिए. अरेस्टर, इंसिनरेशन, एब्जॉर्प्शन या नन ऑफ द अबव? यस. सो आंसर इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. एक सरफेस होता है, ऐसा सरफेस होता है जो एकदम से एब्जॉर्ब कर लेता है पॉल्यूटेंट्स को, गैसियस पॉल्यूटेंट्स को. सो इसमें क्या है, ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये उस लिक्विड के साथ कांटेक्ट में लाए जाते हैं और वो लिक्विड जो है उसको इस तरीके से एब्जॉर्ब करता है कि वो आगे जाके और ज़्यादा कहीं और पेनिट्रेट नहीं करेंगे. सो लिक्विड जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है गैस को और उसके पॉल्यूटेंट्स को. अंडरस्टैंड? सो एब्जॉर्प्शन टेक्निक जरूर याद रखिएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ कोरल ब्लीचिंग? कोरल ब्लीचिंग जो है नाउ अ डेज इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है कोरल ब्लीचिंग, राइट. सो ये जो कोरल ब्लीचिंग है उसका मतलब क्या होता है? Let's talk about paling of coral color or decline in zoos and due to climate change, impact of excessive sea trade on fishing industry. Now, C and D, इसमें क्या है? both A and B, और D के अंदर है none of the above. So coral bleaching का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताएंगे. What is the meaning of coral bleaching? राइट. सो आपके पास 5 सेकेंड्स और हैं आंसर करने के लिए क्वेश्चन को. देखो, कोरल ब्लीचिंग कोरल्स की हो जाती है, मतलब कोरल्स तो कलरफुल होते हैं. कोरल स्ट्रक्चर आप देखिएगा वाटर बॉडीज के अंदर जो कोरल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं होते हैं. वो जो सरफेस ऑफ वाटर होता है टॉप लेयर उसके करीब ही होते हैं. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में होंगे तो वो जो सनरेज है
वो उनको नहीं मिल पाएंगी, और सनरेज नहीं मिल पाएंगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो वो फूड जो है अपना बना नहीं पाएंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है, वाइटनिंग ऑफ कोरल्स हो जाता है, वाइटनिंग ऑफ कोरल्स। जब ये कोरल जो कि कलरफुल होते हैं, ये जब वाइट हो जाते हैं तो दैट मीन्स कोरल ब्लीचिंग हो रही है, राइट। तो ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये जो कोरल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो जूजेंथलिया जो कोरल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोरल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। डेथ होती है तब ये कोरल ब्लीचिंग टर्म सामने आ जाती है। ये बहुत ज्यादा हो रही है इन द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा, ठीक है। सो ये एक्चुअली में आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। जब कोरल कलर्स जो होता है वो पेल हो जाता है, फेड हो जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव। जैसे ही थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर ऊपर नीचे गया जहां पे इनका स्ट्रक्चर है वाटर बॉडीज का, वैसे ये रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। तो वही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सरफेस टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इनको जो है क्लाइमेट चेंज, इनको जो है दिक्कत आना शुरू हो जाती है और आगे जाके कोरल ब्लीचिंग की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। सिंपल है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स एंड कंपाउंड इज नॉट करेक्ट। कौन सा गलत है, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड, 9th क्लास की किताब से ही ये सवाल है, तो आंसर दीजिएगा। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट, अ मिक्सचर मे बी होमोजीनियस और हेक्टोजीनियस बट कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कौन से मेथड, फिजिकल मेथड से। और कंपाउंड जो होता है उसको कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। नेक्स्ट इज एनर्जी इज नीदर अब्सॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर बट नॉट इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो और बताओ मुझे कि कौन सी स्टेटमेंट है जो आपके हिसाब से गलत लगती है। यस, आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ जी, सवाल जो है वो आप तभी आंसर दे पाएंगे जब एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है दैट इज अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, सही है ये स्टेटमेंट। दिस इज स्टेटमेंट, मिक्सचर दिखाता है प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की बट कंपाउंड नहीं दिखाता है। नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। मिक्सचर में बी होमोजीनियस हेक्टो, दिस इज ऑल्सो सही, करेक्ट स्टेटमेंट। Constituent of mixture can be separated by physical method, cannot be separated by physical method, absolutely correct. But the fourth statement is wrong. Why? Because fourth statement में कंपाउंड जब बनाया जाता है, कंपाउंड जब बनता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज इन्वॉल्व while formation of compound, right? But as far as the mixture is concerned, तो वहां पे ये केस नहीं होता, एनर्जी रिलीज नहीं होती, एब्जॉर्ब नहीं होती इस तरीके से। सो डी स्टेटमेंट जो है आपका सही स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिएगा। सो कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय एब्जॉर्प्शन या इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, है ना। कंपाउंड तो उसी तरीके से बनता है, बट एज फार एज मिक्सचर इज इन्वॉल्व, मिक्सचर के फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी इज नॉट रिलीज और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन 4, ऑप्शन 4 जो है वो गलत है, राइट। चलिए, Which of the following is incorrect about the biosphere? कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है बायोस्फीयर के लिए? इनकरेक्ट मतलब गलत। बायोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर. बायोस्फीयर इज missing at extreme of north and south pole. By organisms are uniformly present in the biosphere, all of the above. Now आंसर कीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आंसर दिस क्वेश्चन।
नाउ सी दिस, ओके, सो इसका आंसर जो है वो है ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर। सी नॉर्थ पोल, साउथ पोल या जहां पर भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक जोन्स है वहां पे आपको ऑर्गेनिजम्स यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं मिलेंगे। कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, कुछ एरिया में स्पार्सली ऑर्गेनिजम्स होंगे, बहुत स्पार्सली सेपरेटेड ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो ये इसीलिए होते हैं क्योंकि वहां पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। So organisms are not uniformly present. Organisms are present but are not uniformly present. So यहाँ पे सिर्फ वर्ड का अंडरस्टैंडिंग चाहिए था, बाकी और कुछ नहीं था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। कौन से पेयर हैं जो करेक्ट है? जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार्स। आइसोटोप्स जो है ये सिंपल स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी का ही सवाल है, आई होप आप आंसर दे पाएंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? डिफरेंट मास नंबर्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम मास नंबर। इसमें बताना है स्टेटमेंट only 2 is correct, only 1 is correct, only both 1 and 2 is correct। जल्दी बताइए। हाँ जी, ओके। सो देखो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स में आप देखेंगे जो होती है पॉइंट, जो याद रखने वाले पॉइंट है कि आइसोटॉप्स जो होता है उसका डिफरेंट मास नंबर होता है, आइसोबार्स जो होता है उनका सेम मास नंबर होता है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन एज बोथ 1 and 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे आइसोटॉप्स होते क्या है? ये वो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट है, ठीक है। और इनको हम लोग क्या कहते हैं? ये एटम्स ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा इसका बेस्ट एग्जांपल है कार्बन, आइसोटॉप ऑफ कार्बन। आइसोटॉप ऑफ कार्बन C12 एंड C14। C12 एंड C14 बोथ है तो ये कार्बन के ही आइसोटॉप बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर, दे हैव डिफरेंट मास नंबर बट देयर एटॉमिक नंबर इज सेम। मतलब आपको 6 एटॉमिक नंबर दिख जाएगा दोनों का, लेकिन मास नंबर इनका डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट मास नंबर है। जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं इतना याद रखिए, जितने भी आइसोटॉप्स है दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। अंडरस्टैंड? और आइसोबार्स की जहां तक बात करें दे हैव द सेम मास नंबर सेम, बट जैसे हमने बात की आइसोटॉप में उनका डिफरेंट मास नंबर होता है, इनका सेम मास नंबर है बट इनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। तो इतना कृपया करके ध्यान दीजिएगा, दे हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर, राइट। तो इसको याद रख लीजिएगा, नथिंग मोर देन दैट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ मुश्किल है नहीं, राइट। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर और आपने देखो लाइक वगैरह कर दो और कमेंट्स भी करो ताकि एक मोटिवेशन रहे और आपका ESIC का जल्दी कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर मिलेगी। तो आप प्रिपरेशन को पूरा एकदम रिदम में लेकर आ जाओ और हमारी इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और साथ ही साथ जो फुल कोर्स है उसको भी आप देख लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो यू कैन एनरोल इन दैट कोर्स, राइट। चलिए, थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद।